तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के स्कोप और इम्पोर्टेंस की। इससे पहले पार्ट में हमने कवर किया था इसका मीनिंग और नेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1950s के बाद कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का स्कोप पूरी तरह से बदल गया और बहुत बड़ा हो गया। अगर हम प्री 1950s की बात करें तो तब हमारा फोकस बहुत सीमित था, सिर्फ वेस्टर्न नेशन और फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जैसे पार्लियामेंट और कोर्ट्स पर था। हम बस पुराने कानून और इतिहास को डिस्क्राइब करते थे। लेकिन पोस्ट 1950s में एक बड़ा एक्सपेंशन हुआ। अब हम नई और बड़ी चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप का सबसे पहला और ज़रूरी हिस्सा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अक्सर लोगों को लगता है कि इंस्टीट्यूशंस का मतलब सिर्फ सरकार है, लेकिन यहाँ हम इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेकिन दूसरी तरफ उतनी ही ज़रूरी है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स और वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम बस इनका नाम नहीं रखते, बल्कि हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। हम ये देखते हैं कि अलग अलग देशों में जैसे कंट्री ए और कंट्री बी में इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं। हमारा असली सवाल ये होता है कि वही इंस्टीट्यूशन एक जगह स्टेबल और इफ़ेक्टिव सरकार बनाते हैं, जबकि दूसरी जगह वही सिस्टम इंस्टेबिलिटी या इनएफिशिएंसी पैदा करता है। यानी फोकस अब सिर्फ बनावट पर नहीं बल्कि आउटकम्स पर है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप का अगला बड़ा हिस्सा है पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। यहाँ हम सिर्फ ये नहीं देखते कि सरकार का स्ट्रक्चर कैसा है, बल्कि ये समझते हैं कि असल में पावर का इस्तेमाल कैसे होता है और डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे लोगों का वोटिंग बिहेवियर, लीडरशिप रिक्रूटमेंट और आम लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। साथ ही इसमें प्रोटेस्ट मूवमेंट्स और आजकल के मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी रोल आता है। असल में यहाँ हम बिहेवियर अप्रोच अपनाते हैं। इसमें हमारा फोकस कागजी नियमों पर नहीं बल्कि इंडिविजुअल और ग्रुप्स के एक्शन, मोटिवेशन और इंटरेक्शन पर होता है। हम कंपेयर करते हैं कि अलग अलग देशों में एक्टिविज्म और पार्टिसिपेशन के पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अगले स्कोप की, पॉलिटिकल कल्चर एंड आइडियोलॉजी। देखिए, पार्लियामेंट या कोर्ट तो बस एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उस सिस्टम को चलाती है वहाँ के लोगों की सोच। यहाँ हम स्टडी करते हैं कि समाज में बिलीफ्स, नॉर्म्स और ट्रेडिशंस क्या हैं। हम अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को समझते हैं, जैसे लिबरलिज्म, सोशलिज्म या फासिज्म। ये लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर को कैसे शेप करती है। इसको समझने के लिए हम देशों को कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर आप ब्रिटेन को देखें तो वहाँ बहुत ही स्टेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ का सिविक कल्चर बहुत मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अफ्रीकन स्टेट्स में हमें इनस्टेबिलिटी दिखती है, क्योंकि वहाँ पब्लिक एक्सपेक्टेशन और नॉर्म्स बार बार बदलते रहते हैं। इसी तरह लैटिन अमेरिका में हमें अक्सर रिवोल्यूशनरी टेंडेंसीज देखने को मिलती है। तो मतलब साफ है, अगर हम किसी देश के पॉलिटिकल आउटकम्स को समझना है तो हमें वहाँ की कल्चरल फाउंडेशन को समझना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले इम्पॉर्टेंट स्कोप की, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। यहाँ हम ये समझते हैं कि किसी देश में अथॉरिटी को असल में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, यानी क्या वहाँ का संविधान रिटन है या अनरिटन, और वहाँ के नागरिकों को क्या फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। और फिर हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर कैसे बंटी हुई है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम अलग अलग गवर्नेंस मॉडल को कंपेयर करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या फ़र्क है। मकसद ये जानना होता है कि अलग अलग देश अपनी पावर को कैसे डिफाइन करते हैं और सरकार की अकाउंटेबिलिटी को कैसे तय करते हैं। अब बात करते हैं अगले इम्पॉर्टेंट स्कोप की, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये असल में चैनल्स हैं जो आम जनता और सरकार के बीच ब्रिज का काम करते हैं। एक तरफ होती है पॉलिटिकल पार्टी जिनका काम है रिप्रेजेंटेशन, ये इलेक्शन लड़ती है और सरकार बनाती है। यहाँ हम कंपेयर करते हैं कि कहाँ टू पार्टी सिस्टम है जैसे कि अमेरिका में, और कहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है जैसे कि इंडिया में, और कैसे कॉलिजन पॉलिटिक्स यानी गठबंधन सरकारें चलती हैं। दूसरी तरफ होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स। ये खुद इलेक्शन नहीं लड़ते बल्कि बाहर से ही सरकार पर इन्फ्लुएंस डालते हैं और एडवोकेसी करते हैं, जैसे कि किसान संगठन या लेबर यूनियन, जो प्रोटेस्ट या लॉबिंग के जरिए अपनी बात मनवाते हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए समाज की डिमांड सरकार तक पहुंचती है। अब हम बात करते हैं अगले स्कोप की। ये बहुत ही प्रैक्टिकल डायमेंशन है, पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट।
अब तक हमने देखा कि सरकार कैसे बनती है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि सरकार काम कैसे करती है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। इसमें हम सबसे पहले वेलफेयर प्रोग्राम्स को इवेलुएट करते हैं और हम कंपेयर करते हैं कि अलग अलग देश अपनी जनता को हेल्थ, एजुकेशन और पॉवर्टी रिडक्शन जैसी सुविधाएं कैसे दे रहे हैं। फिर हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ की। हम यह एनालाइज करते हैं कि कौन सा इकोनॉमिक मॉडल ज़्यादा इफेक्टिव है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज हो रहे हैं। इसका मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि क्यों कुछ कंट्रीज सक्सेस हासिल करती हैं और तेज़ी से ग्रो करती हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज लैग करती हैं यानी पीछे रह जाती हैं। हम दुनिया भर की पॉलिसीज़ को कंपेयर करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि असली इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन क्या है। अब बात करते हैं अगले बड़े स्कोप की, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। यह टॉपिक इस बारे में है कि कोई सोसाइटी वक्त के साथ कैसे इवॉल्व करती है। इसमें हम 4 बड़े प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है नेशन बिल्डिंग, यानी अलग अलग तरह के लोगों में एक शेयर्ड आइडेंटिटी और यूनिटी कैसे पैदा की जाती है। दूसरा है स्टेट बिल्डिंग, इसका मतलब है मजबूत इंस्टीट्यूशंस बनाना जैसे कि पुलिस, कोर्ट और सरकारी सिस्टम, ताकि देश सही से चले। और तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी जब समाज खेती से निकलकर फैक्ट्रीज और शहरों की तरफ बढ़ता है तो उसे पॉलिटिक्स कैसे बदलती है। और चौथा है डेमोक्रेटाइजेशन एंड पॉलिटिकल डिके। यहाँ हम देखते हैं कि क्या कोई देश डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है या फिर वहाँ का सिस्टम डिके हो रहा है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम इन सब को मिलाकर देखते हैं ताकि समझ सकें कि दुनिया भर में समाज कैसे आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं अगले बड़े स्कोप की, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ हम दुनिया भर के अलग अलग सिस्टम्स को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आता है पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का आपस में रिश्ता कैसा है। फिर हम देखते हैं यूनिटरी वर्सेस फेडरल सिस्टम, यानी क्या सारी पावर एक जगह है या फिर उसे अलग अलग स्टेट्स में बांटा गया है। इसके बाद हम डेमोक्रेटिक वर्सेस अथॉरिटेरियन को कंपेयर करते हैं। इससे ये पता चलता है कि कहाँ जनता को हक उनका मिला है या और कहाँ तानाशाही है। और अंत में सेकुलर वर्सेस थ्योरेटिक स्टेट्स, यानी सरकार चलाने में रिलीजन का क्या रोल है। इन सबको कंपेयर करके हमें पता चलता है कि कौन सा स्ट्रक्चर समाज में बेहतर गवर्नेंस और स्टेबिलिटी लेकर आता है। ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसनेशनल पॉलिटिक्स, ये बहुत ही मॉडर्न डायमेंशन है। आज के दौर में कोई भी देश आइलैंड की तरह अलग थलग नहीं रह सकता। बाहरी दुनिया का असर घर के अंदर की राजनीति पर भी पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे यूएन, वर्ल्ड बैंक या ईयू। ये इंस्टीट्यूशंस अब देशों की नेशनल पॉलिसी और नियमों पर सीधा असर डालती हैं। फिर आता है ग्लोबल कैपिटलिज्म। आज दुनिया भर की इकोनॉमीज़ जुड़ी हुई हैं। ट्रेड और फाइनेंस बॉर्डर के आर पार बहता है, जिससे एक देश की इकोनॉमिक कंडीशन दूसरे पर भी असर करती है। इसके बाद माइग्रेशन, यानी लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना। इससे देशों की डेमोग्राफिक्स, लेबर मार्केट और कल्चर बदल रहे हैं। और टेक्नोलॉजी ने तो पूरा खेल बदल दिया है, चाहे वो इंटरनेट हो या इंफॉर्मेशन फ़्लो या फिर साइबर सिक्योरिटी के खतरे। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम ये देखते हैं कि कैसे ग्लोबल फोर्सेस किसी देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और सॉवरेनिटी को बदल रही हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हमें डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलता है। सोचिए, अगर दुनिया में कोई कॉमन ग्लोबल चैलेंज आए, जैसे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न या फिर हेल्थ क्राइसिस, हालांकि समस्या सबके लिए सिमिलर होती है, लेकिन हर देश का रिस्पांस और उसका आउटकम बिल्कुल अलग होता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें बताता है कि ऐसा क्यों है। जैसे मान लीजिए, कंट्री ए में सेंट्रलाइज सिस्टम है, जहां फटाफट पॉलिसी लागू होती है और स्टेबिलिटी बनी रहती है। वहीं कंट्री बी, जहां डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जहां बहुत ज़्यादा डिबेट होती है और नतीजा इनस्टेबिलिटी हो सकती है। तो ये सब्जेक्ट हमें ऊपर ऊपर नहीं बल्कि गहराई में जाकर इंटरनल स्ट्रक्चर्स और कल्चर को एनालाइज करके बताता है आखिर देशों के रास्ते इतने अलग क्यों होते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अगला बड़ा इंपॉर्टेंस है थ्योरी बिल्डिंग में मदद करना। सिर्फ डाटा इकट्ठा कर लेना काफ़ी नहीं है। इस प्रोसेस में हम सबसे पहले अलग अलग देशों के सिस्टम्स को स्टडी करके कंपैरेटिव इंसाइट्स निकालते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ क्या पैटर्न बन रहा है और कहाँ डिफरेंसेस हैं। इसके बाद बारी आती है थ्योरी फार्मूलेशन की। उन कंपैरिजन्स के आधार पर हम नए कॉन्सेप्ट और हाइपोथेसिस बनाते हैं
और इसका अंतिम लक्ष्य होता है यूनिवर्सल पॉलिटिकल थ्योरीज बनाना, यानी ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स तैयार करना जो सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सही साबित हो। अब बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अगले इम्पोर्टेंस की, गवर्नेंस एंड पॉलिसी लर्निंग। ये सब्जेक्ट सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट्स को रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। इसमें हम सबसे पहले ऑब्जर्व एंड एनालाइज करते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में कौन से सक्सेसफुल मॉडल्स चल रहे हैं। जैसे अगर किसी देश में हेल्थ केयर या एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया है तो हम उनसे क्या स्टडी करते हैं, लेकिन हम उसे आंख बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं करते। हमारा अगला स्टेप होता है अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट, मतलब हम उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने देश की ज़रूरतों और लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ढालते हैं। और इसका अंतिम लक्ष्य होता है बेटर आउटकम्स हासिल करना। जब हम दूसरों की सक्सेस और गलतियों से सीखते हैं तो हमारे देश में पब्लिक सर्विसेज बेहतर होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है और समाज का भला होता है। तो एक तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सरकारों को ज़्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बनाता है। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्टिव पावर की। यह सब्जेक्ट सिर्फ हमें आज के बारे में नहीं बताता बल्कि भविष्य में क्या हो सकता है इसका फोरकास्ट भी देता है। इसमें हम सबसे पहले कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, यानी पुराने डेटा, ट्रेंड्स और कारणों को गहराई से देखते हैं। इसके आधार पर हम कई तरह की अहम भविष्यवाणियां कर सकते हैं। जैसे वोटिंग पैटर्न्स को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किसे चुनेंगे और इलेक्शन का रिजल्ट क्या हो सकता है। और अगला है, हम ये पहचान कर सकते हैं कि कब किसी देश में बड़ा विद्रोह या रिजाइम चेंज होने वाला है। और हम ये भी जान सकते हैं कि आने वाले समय में कौन से नए पॉलिसी बदलाव या इंस्टीट्यूशनल एडजस्टमेंट हो सकते हैं। और अब अगला ज़रूरी पॉइंट है स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। यह सब्जेक्ट डेमोक्रेसी के हेल्थ को सुधारने में एक डॉक्टर की तरह काम करता है। सबसे पहले इट एक्सपोजेस वीकनेस, यानी कमियों को उजागर करता है। जब हम दूसरे देशों की तुलना करते हैं तो हमें अपने सिस्टम के वल्नरेबिलिटीज़, करप्शन और यहाँ तक कि लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है ये साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन बात सिर्फ कमियां निकालने की नहीं है, इसका अगला स्टेप है रिफॉर्म एंड रीइंफोर्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है जिससे हम अपने इंस्टीट्यूशन और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत कर सकते हैं। इससे हम देश में ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ और बेहतर चेक्स एंड बैलेंस लागू कर पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह चुनौतियों को डायग्नोस करने और सिस्टम को ज़्यादा मजबूत बनाने का एक वाइटल टूल है। तो हमने डिस्कस किया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।